नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। सोचिए, आपने 1 साल तक मेहनत की, अनुभव भी जुटाया, परीक्षा भी पास की, लेकिन नौकरी सिर्फ इसलिए छिन गई क्योंकि सरकारी दफ्तर ने किसी फाइल के ऊपर समय से साइन नहीं की थी। क्या सरकार की देरी की सज़ा किसी एक उम्मीदवार को दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यही सवाल आया तो हजारों उम्मीदवार, 8 साल पुरानी भर्ती और कई दौर की मुकदमेबाजी और आखिरकार एक ऐसा फैसला जिसने सरकारी भर्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड होती है उसकी परिभाषा ही बदल कर रख दी। आज हम जानेंगे कैसे कुछ उम्मीदवारों की नौकरी सिर्फ इसलिए खतरे में पड़ गई थी क्योंकि जिन वर्कशॉप में उन्होंने काम किया था उसके लाइसेंस के नवीनीकरण की जो फाइल है वो सरकारी दफ्तरों में पेंडिंग पड़ी थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 में तमिलनाडु में, जहां पब्लिक सर्विस कमीशन ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए 113 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। इस भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण कंडीशन थी, उम्मीदवार के पास कम से कम 1 साल का अनुभव किसी सरकार के द्वारा अनुमोदित वर्कशॉप में होना चाहिए। हज़ारों एप्लीकेशंस आई, रिटर्न भी हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच भी हुई और 2019 में 33 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। लेकिन यहीं से एक विवाद शुरू हो जाता है। कुछ उम्मीदवारों का यह दावा था कि उनका अनुभव तो वैध था, जबकि अधिकारियों ने कहा कि जिस अवधि में उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है उस समय संबंधित वर्कशॉप का रिन्यूअल पेंडिंग था। यानी वर्कशॉप पहले से स्वीकृत थी लेकिन उसका रिन्यूअल की जो फाइल है वो गवर्नमेंट ऑफिस में अटकी हुई थी। इस ग्राउंड के ऊपर कई उम्मीदवारों को जो है इनएलिजिबल, अयोग्य घोषित कर दिया गया। हाईकोर्ट मामला पहुंचता है, मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचता है, जहां पर सिंगल जज ने पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। जो 32 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां थी उनको भी रद्द कर दिया और साथ ही आदेश दिया गया कि सभी उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाण पत्रों की फिर से जांच की जाए। इसके बाद मामला डिवीजन बेंच में पहुंचा। डिवीजन बेंच ने भी व्यापक पुनः जांच का ही आदेश दिया। अब दूसरा विवाद क्या होता है इसमें, देखिए, जब पुनः जांच हुई तो 2021 में जो 226 उम्मीदवार थे उनकी एक नई सूची जारी की गई। लेकिन जब दूसरी तरफ से उम्मीदवार अदालत पहुंच गए तो उनका कहना था कि हम पहले से ही चयनित हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब हमको बाहर कर दिया गया। दूसरी तरफ वो उम्मीदवार थे जो ये कह रहे थे कि हमारी गलती नहीं है, सरकार ने समय पर वर्कशॉप का नवीकरण जो रिन्यूअल है वो नहीं किया। यानी दोनों पक्ष अपने अपने अधिकार का दावा कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि क्या किसी उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए अयोग्य ठहराया जा सकता है क्योंकि उसके अनुभव वाली वर्कशॉप का रिन्यूअल की फाइल किसी सरकारी ऑफिस में पेंडिंग है, और क्या सरकार की जो प्रशासनिक देरी का नुकसान किसी उम्मीदवार को भुगतना पड़ेगा? उम्मीदवारों ने कहा कि हमने सरकार द्वारा अनुमोदित वर्कशॉप में काम किया, हमारे पास वास्तविक अनुभव है। अगर बाद में सरकार ने रिन्यूअल मंजूर किया तो हमें पहले क्यों बाहर किया गया? हमारी कोई गलती इसमें नहीं बनती। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी वर्कशॉप की दोबारा से जांच भी की गई। फिर कई वर्कशॉप को रेट्रोस्पेक्टिव अप्रूवल भी दे दिया गया। जांच के बाद ये पाया गया कि जिन उम्मीदवारों को पहले अनुभवहीन माना गया था उनमें से कई जो है वास्तव में 1 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई वर्कशॉप पहले से सरकार के द्वारा अनुमोदित थी तो उसका रिन्यूअल केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में ही पेंडिंग था, तो उस दौरान वहाँ काम करने वाले कैंडिडेट्स को आप कैसे पेनलाइज कर सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि सरकारी मशीनरी की देरी का खामियाजा कैंडिडेट्स जो है वो क्यों भुगते हैं? अगर ऐसा किया जाएगा तो ये काफ़ी मनमाना और एक भेदभावपूर्ण रवैया होगा। कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट अवधारणा पर भी चर्चा की। वर्कशॉप की मान्यता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, वह केवल एक प्रकार के प्रशासनिक एक्लिप्स यानी एक अस्थायी छायाकाल में थी। उस दौरान भी वह वर्कशॉप सरकारी वाहनों की मरम्मत तो कर ही रही थी, सरकार स्वयं उसके काम ले रही थी। फिर उम्मीदवारों के अनुभव को कैसे अवैध ठहराया जा सकता है? कोर्ट ने कहा कि कुछ वर्कशॉप्स को पिछली तारीख से रिन्यूअल दे दिया गया और कुछ को नहीं दिया गया। इस विषय पर कोई समान नीति मौजूद नहीं थी। निर्णय अधिकारियों की व्यक्तिगत विवेक शक्ति के ऊपर आधारित था। ऐसी स्थिति में समान अवसर का संवैधानिक सिद्धांत जो है वो अफेक्ट होता है और इसलिए सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देना आवश्यक है। 226 उम्मीदवारों की सूची में शामिल कैंडिडेट्स ने यह कहा कि हम पहले ही चयन प्रक्रिया के काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, अब पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करना अनुचित होगा हमारे एंड पे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी दलील जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि सिर्फ चयन सूची में नाम आ जाने से किसी उम्मीदवार का जो नियुक्ति है वो पूर्ण और स्थायी अधिकार उसको नहीं मिल जाता है। यदि बाद में पता चलता है कि कुछ योग्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से बाहर किया गया था, तो पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए पुनः चयन कराया जा सकता है। अब इस मामले में एक और विवाद था, वो ये कि कुछ उम्मीदवारों ने पर्सन स्टडीड इन तमिल मीडियम कोटा का लाभ भी मांगा था। उन्होंने कहा कि संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए। TSC ने यह कहा कि केवल यह प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं है, अतिरिक्त सत्यापन इसका होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि भर्ती अधिसूचना में अतिरिक्त सत्यापन की कोई शर्त नहीं लिखी गई थी पहले से, तो आयोग बाद में अपने एंड से कोई नई शर्त या नई कंडीशन नहीं जोड़ सकता है और संस्थान के प्रमुख के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर्याप्त होता है। इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को PSTM कोटे का लाभ मिलना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या उन उम्मीदवारों के अंक बताए जाएं जो चयन क्षेत्र में नहीं आए। TSC इसका विरोध कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि यदि भर्ती 5-6 वर्षों में मुकदमेबाजी में फंसी हुई है, ऐसे मामलों में जो सार्वजनिक हित है वो सर्वोपरि है। इसलिए उम्मीदवारों को उनके व्यक्तिगत अंक बताए जा सकते हैं। हालांकि उन्हें उत्तर पुस्तिका की प्राप्ति नहीं मिलेगी, आंसर शीट नहीं मिलेगी, लेकिन मार्क्स तो डिक्लेयर किए जा सकते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी देरी का नुकसान उम्मीदवारों को नहीं उठाना पड़ेगा। जो पेंडिंग रिन्यूअल है उसके कारण अनुभव को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। जितने भी पात्र उम्मीदवारों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पुनः पूरी की जाए और PSTM प्रमाण पत्र जो है वो मान्य रहेगा और उम्मीदवारों को उनके अंक बताए जा सकते हैं। अब जिस केस को हमने डिस्कस किया है ये था S. सेंथिल कुमारन बोस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और साइटेशन था 2026 INSC 645। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है, डिवीजन बेंच के द्वारा। जजमेंट की डेट जो है वो 15 जून 2026 है। अब इस फैसले का एक आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये फैसला सिर्फ तमिलनाडु की भर्ती तक ही सीमित इसका असर नहीं होने वाला है। देश भर की जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस का काम करने जाएगा, क्योंकि यदि आपकी योग्यता वास्तविक है तो केवल सरकारी विभाग की देरी से या प्रशासनिक लापरवाही के कारण आपको अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह कि भर्ती एजेंसी विज्ञापन जारी होने के बाद नई शर्त उसमें अपने एंड से नहीं जोड़ पाएगी, यानी जो नियम पहले डिक्लेयर किए गए थे वही मान्य रहेंगे। अब लास्ट में मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर सरकार की फाइल धीरे चले, वो उस पर कुंडली मार के बैठे रहे, तो उसका बोझ उम्मीदवारों के कंधे के ऊपर डालना कितना वाजिब है? और क्या केवल चयन सूची में नाम आ जाने से नौकरी की गारंटी मिल जाती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।